नमस्कार। प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे, पशु परिचर की जो भर्ती आई हुई है, उसमें जो पशुपालन विभाग के जो विषय हैं, उनमें आज हम सबसे पहले विषय लेंगे कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान जो विषय है अपना, वो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पशुपालन विभाग में अगर हम देखें तो इस विषय में या ये जो कृत्रिम गर्भाधान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, चाहे वो आप सैद्धांतिक रूप से देखें या प्रायोगिक रूप से देखें। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो सिर्फ 10वीं पास है, उसके लिहाज से ये वीडियो बनाया गया है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि किस तरह के जो सवाल है इसमें पूछे जाएंगे, वो हम इसको दो भागों में बांटेंगे। तो पहले भाग में आज हम सामान्य परिचय करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान आप पढ़ें, आप उसके बारे में जानें, तो उसकी जो एक बेसिक जानकारियां हैं, जो एक आधारभूत जानकारी होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को कृत्रिम गर्भाधान के लिए, उस जानकारी की हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो स्वागत है पुनः आपका एक बार प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कृत्रिम गर्भाधान सामान्य परिचय, अगर आप कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि भाई एक मादा पशु है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उस मादा पशु में जो कृत्रिम वीर्य होता है, जो अलग ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्ट्रोक के अंदर आया जाता है, उसको डिपॉजिट किया जाता है। तो कुछ इस तरह का सीन आपने कभी देखा होगा अपने घरों में, या किसी अस्पताल में आप गए होंगे देखा होगा। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है, इसको वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। दिखने में बड़ा ही सरल, बहुत सामान्य सा लगता है और है भी, लेकिन इसको सरल और सामान्य बनाने के लिए आपको जो बेसिक संरचनाएं हैं मादा पशु जनन तंत्र की, या जो कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो उपकरण है या जो विधियां हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। तो जब आप विषय को समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तो किसी भी तरह के सवाल को अटेंड करने में, उसका उत्तर देने में आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, शॉर्ट में इसको AI भी बोलते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और बहुत ही प्रचलित नाम है AI, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। इस स्लाइड पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वीडियो को रोककर परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूँ होता क्या है। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या है, देखिए, स्वस्थ नर पशु से प्राप्त वीर्य को मादा पशु के जननांगों तक पहुंचाना। जाहिर सी बात है, जब हम गर्भधान की बात करते हैं तो उसमें नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु जो वीर्य में होती है, और मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु जो अंडाशय से प्राप्त होती है, उन दोनों का जब युग्मन होता है, फिर आगे प्रक्रिया बनती है, शिशु या भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात आई है स्वस्थ नर। जो नर पशु है उसका हेल्दी होना, उसका स्वस्थ होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई बीमार पशु है या उसके रक्त में कोई ऐसी बीमारी है जो अन्य मादा पशुओं को बीमारी से ग्रसित कर सकती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एनिमल का, नर पशु का स्वस्थ होना अत्यधिक अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, उससे प्राप्त जो वीर्य होगा उसको मादा पशु के जननांगों तक पहुंचाना होता है। अब जननांगों तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो हम कृत्रिम तरीके की बात करेंगे, तो इसके लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं, या 3 स्टेप आप कह सकते हो, 3 नियम आप कह सकते हो कृत्रिम गर्भाधान के। बहुत ही सरल नियम है। पहला नियम क्या है आवश्यक शर्तों में? पहला नियम है सही समय। तो जब आप AI करने जाते हैं तो इसका एक समय होता है। आप कभी भी मादा पशु में जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। उसके लिए एक नियत समय होता है, सही समय होता है, और वो सही समय क्या है, वो है मादा पशु का मद में होना। जब मादा पशु हीट में आती है, जिसको अपन हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि भाई गाय है वो पाले आई हुई है, भैंस पाले आई हुई है, उसको मद में आना कहते हैं। वो सही समय होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान करने का। हम कभी भी जो सामान्य दिनों में जब मादा पशु मद में नहीं होती है, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कर सकते, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, सही स्थान। अब मादा पशु जनन तंत्र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग जगह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो वीर्य का जो गिराव होता है, जो जहां पर हम वीर्य को छोड़ते हैं उस उपकरण के द्वारा, वो एक नियत स्थान है, वो उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और वो सही स्थान होता है मादा पशु की सर्विक्स या ग्रीवा, जिसको बोलते हैं गर्दन। जो गर्भाशय की गर्दन होती है उसको सर्विक्स कहते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कृत्रिम गर्भाधान की विधि में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
तीसरी जो शर्त है वो है सही उपकरण। आपके पास एआई करने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए एक नियत उपकरण बनाए गए हैं, उसकी जानकारी होना, उसको सही तरीके से लगाना, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। अब इन तीनों शर्तों में अगर आप कुछ भी चूकते हैं, या तो आप सही समय पर नहीं कर रहे हैं, या सही जगह पर जो है वो वीर्य को नहीं गिराव कर रहे हैं, या आपके पास उपकरणों की कमी है, या उपकरण सही तरीके से नहीं है, अगर इन तीनों में भी कोई भी दिक्कत आती है तो कृत्रिम गर्भाधान के सफल होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो इन तीनों चीजों से आपको एक समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको कृत्रिम गर्भाधान समझना है तो आपको तीन चीज समझना बड़ी अनिवार्य है। पहला क्या है? मादा पशु का जनन तंत्र, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि मध्य क्या होता है। दूसरा, जब जननांगों के बारे में, जनन तंत्र की रचना कैसी होती है, कौन से अंग होते हैं, उसकी सामान्य जानकारी करेंगे हम। और सही उपकरण, यानी कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जितने भी उपकरण आपके काम में आते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है मादा पशु जनन तंत्र। अब देखिए, ये पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सर्विक्स किसको बोलते हैं, अंडाशय किसको बोलते हैं, गर्भाशय किसको बोलते हैं, तो आप एआई नहीं समझ सकते और कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो करना तो चलो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप जब क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, आपके सामने किसी तरह का सवाल आएगा, तो आपको हर ऑप्शन की जानकारी होना अनिवार्य है। तो बेसिक जो आपका कृत्रिम गर्भाधान शुरू होता है वो होता है मादा पशु के जननांगों से, मादा पशु के जनन तंत्र की संरचना से लेकर। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये एक एनिमल है, गाय खड़ी हुई है। यहाँ जो पीछे वाला हिस्सा होता है पूंछ के, या जो कमर वाला जो हिस्सा होता है उसके नीचे अगर हम देखें, जो दूध की गादी होती है उसके ऊपर जो हिस्सा हम देखें, यहाँ पर मादा पशु का जनन तंत्र होता है। अब जनन तंत्र के अंदर क्या क्या अंग होते हैं? तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह, यानी बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है जनन तंत्र में भी बहुत सारे अंग होंगे। कौन से अंग हैं अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ये मादा पशु का पीछे वाला हिस्सा है, ये पूंछ आ गई है। ऊपर जो होता है गुदा द्वार, जहां से पशु गोबर करता है। एक हाथ हमारा वहां रहता है और दूसरे हाथ में रहता है उपकरण, और उस उपकरण की सहायता से वीर्य को मादा पशु का जो सर्विक्स भाग होता है, इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सर्विक्स भाग बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप एआई करने जा रहे हैं या एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, जिसको लैंडमार्क आप कह सकते हो। सर्विक्स में वीर्य को छोड़ा गया। तो कुछ इस तरह का एक डायग्राम आपके सामने आता है। तो एआई करने के लिए आपको मादा जनन तंत्र की रचना, उसकी बनावट, उसकी कार्य प्रणाली कुछ हद तक समझनी पड़ेगी, तब जाके आप एआई से संबंधित सवालों को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। अब देखिए कौन से भाग होते हैं। जब जनन तंत्र की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, अंग होता है, उसको बोलते हैं अंडाशय। तो दो तरह के दो अंडाशय होते हैं, एक दायां और एक बायां, जिसको अपन इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। अंडाशय का मुख्य दो काम है। देखिए, एक तो होता है अंडाणु उत्पादन करना, जो मादा जनन कोशिका होती है, अंडाणु उत्पादन, और दूसरा काम होता है हार्मोन का स्त्रावण करना। ठीक है, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे कौन से हार्मोन है, क्या हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। तो पहला भाग हो गया, पहला काम हो गया अंडाणु उत्पादन करना। ये काम होता है अंडाशय का। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जब अंडा ही नहीं बना तो कृत्रिम गर्भाधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मादा पशु में अंडाणु उत्पादन, जो जनन कोशिका होती है मादा पशु की, उसी प्रकार नर पशु में जो जनन कोशिका होती है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। तो अंडाणु का जो उत्पादन है वो होता है अंडाशय से, जिसकी संख्या होती है 2। फिर आता है अंडवाहिनी, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, अंडे को अंडाशय से आगे ले जाने के लिए जो एक नली रूपी संरचना होती है उसको अंडवाहिनी कहते हैं, जो अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाती है। और एक विशेष काम भी यहाँ पर होता है, वो होता है निषेचन। तो आपसे पूछ ले कि भाई निषेचन की प्रक्रिया मादा पशु में कहाँ होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अंडवाहिनी भाग में होती है। अंडा भले ही यहाँ से निकलता हो, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का जुड़ना यानी निषेचन, ये अंडवाहिनी में होता है। अगला भाग है गर्भाशय। हिंदी में भी समझ में, गर्भ को आशय देने वाला, गर्भ यानी जो नवजात शिशु बनेगा निषेचन के पश्चात, उसका जो घर होता है, उसका जो आशय होता है, उसी को गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भ धारण करने का काम करता है। जब निषेचन हो जाएगा उसके पश्चात जब भ्रूण या जो शिशु हम कहते हैं, वो जब फल फूल बड़ा होता है, वो इस अंग में होता है जिसको बोलते हैं गर्भाशय। उसके बाद आती है सर्विक्स। ये गर्भाशय की ग्रीवा या गर्दन कहलाती है। सर्विक्स का मतलब ही होता है गर्दन। आपने सुना होगा कि भाई फला आदमी को सर्वाइकल पेन है, तो सर्वाइकल पेन हमेशा इस एरिया को बोला जाता है, इसका मतलब होता है गर्दन।
तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। और लास्ट में आता है वेजाइना, जो जन्म नाल का निर्माण करता है। जब भी मादा पशु में प्रसव होता है, बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात, तो जो वेजाइना वाला भाग है मादा पशु में, वो एक जन्म नाली की तरह काम करता है। तो कौन से अंग हुए? सबसे महत्वपूर्ण अंग अंडाशय, जो अंडाणु देता है। फिर आता है आपके अंडवाहिनी, जो अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाती है और निषेचन का काम भी होता है यहाँ पर। अगला भाग है गर्भाशय, जिसमें गर्भ को धारण किया जाता है। अगला भाग है सर्विक्स, जो ग्रीवा या गर्दन की तरह काम करता है। अब इसका जो मुख्य काम है सर्विक्स का, ये जैसे ही गर्भ धारण होगा, ये गर्भाशय का मुहाने को बंद कर देता है और ये तब तक नहीं खुलता जब तक कि मादा पशु में प्रसव नहीं होता। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस अंग की, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को ही डायग्राम को मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये है गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये सर्विक्स भाग है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये ओविडक्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं अंडवाहिनी। और ये फीटस यानी शिशु का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर के अंदर है, ये है अंडाशय, जिसको अपन ने ओवरी नाम दिया था। ये संख्या में 2 होती है। तो कुछ इस तरह से मादा पशु जब आपके सामने खड़ी होती है, तो ये जनन तंत्र का हिस्सा इसके पीछे वाले भाग में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। अगर इसको हम सामान्य पढ़े तो ये वापस गर्भाशय हो गया। गर्भाशय के 2 श्रृंग होते हैं, 2 हॉर्न होते हैं। ये जो यहाँ पर आप देखो टेढ़ी मेढ़ी सी नली बनी हुई है, इसको वापस अंडवाहिनी कहते हैं। और ये जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। 2 अंडाशय है, दाया बाया 2 अंडवाहिनी है, 2 श्रृंग है। श्रृंग को हम गर्भाशय ही कह रहे हैं। मेन हिस्सा आता है ये हमारा, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी हम एआई करते हैं, जो गन हम पास करते हैं वेजाइना के द्वारा, वो यहां तक लानी पड़ती है, कम से कम यहां लानी पड़ती है। और यही सीमन को डिपॉजिट किया जाता है। सीमन का जो वीर्य का जो गिराव है, वो उसी भाग में किया जाता है। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा कि मादा जनन तंत्र की बेसिक जानकारी कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्यों अनिवार्य है। आगे अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा वही पोर्शन है। ये वेजाइना वाला भाग है। ये गुदा द्वार में एक जो एआई करता है, उसका हाथ गया हुआ है, उसने ऊपर से सर्विक्स को पकड़ा और एआई गन को डायरेक्ट यहां तक लाना होता है। ये एआई का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। इसके अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कृत्रिम गर्भाधान या तो आप पढ़ नहीं सकते या कर नहीं सकते। आगे चलें अपन। फिर आता है मध्य के लक्षण, जो मैंने आपको बताया कि दूसरी जो पहली जो शर्त है वो सही समय। सही समय का मतलब होता है मादा पशु का मध्य में आना। मध्य का मतलब होता है हीट, गर्मी, या जो अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं पाले आना। तो पाले आना बड़ा जरूरी है मादा पशु का, उसके बिना आप कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। तो पाले आने के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे जो पशुपालक होता है उसको पता होता है कि भाई मुझे एआई कब करवानी है, कृत्रिम गर्भाधान कब करवाना है, तो उसको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं मादा पशु में, जैसे कि बार बार रंभाना, बार बार पेशाब करना, है ना, वेजाइना वाले भाग का थोड़ा हल्का लाल होना, ये सारे मध्य के लक्षण होते हैं। और इसी को हमने क्या कहा गया है, सही समय। तो मादा पशु का मध्य में होना बड़ा अनिवार्य है। तो मध्य के क्या क्या विशेष लक्षण है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सामान्य लक्षण आपको पता है, मादा पशु बार बार रंभाती है ना, बार बार पेशाब करना शुरू कर देती है, ये मध्य के लक्षण होते हैं। यही वो सही समय होता है जब आप कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। तो ये भी अपने अगले टॉपिक में लेंगे हम। फिर आते हैं कि जो कृत्रिम गर्भाधान के अंदर बहुत सारे उपकरण काम में आते हैं। ये उपकरणों से आपकी जानकारी होना बड़ा अनिवार्य है। अगर ये उपकरण आपसे जो इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो ना तो आप सवाल कर पाएंगे ना ही एआई कर पाएंगे। तो ये बड़ा सा एक टैंक होता है, जिसको सीमन टैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें सामान्यतः एक गैस होती है, उस गैस को बोलते हैं LN2, द्रवित नाइट्रोजन। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LN2, लिक्विड नाइट्रोजन, हिंदी में बोलते हैं द्रवित नाइट्रोजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका तापमान बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। और वो भी कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ठंडा कि अगर आप गैस में हाथ डाले तो आप अपनी उंगली को ऐसे तोड़ सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ठंडा एक गैस होता है, जिसके अंदर जो सीमन है, जो प्लास्टिक की एक पतली सी नली में, जिसको स्ट्रॉ कहते हैं, उसमें भरा हुआ होता है, वो इसके अंदर प्रिजर्व रहता है। आपने देखा होगा कई बार घर में जब कृत्रिम गर्भाधान करने आते हैं
तो जो भी हमारे विभाग से आपके कर्मचारी अधिकारी आते हैं उनके पास एक टंकी सी होती है, उसी टंकी को हम टैंक या जार भी बोलते हैं। अलग अलग संस्था में साइज के हिसाब से टैंक और जार होता है। इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं LN2, और इसी के अंदर ही वो जो स्ट्रॉ होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो बहुत सारे उपकरण काम में आते हैं, जैसे ग्लव्स है, ये गन के ऊपर पहनाने वाली प्लास्टिक शीट है, ये है मेन का, ये AI गन होती है। और ये जो आप देखिए इसका ढक्कन खोलते हैं तो कुछ इस तरह से आपको रंग बिरंगी पतली पतली प्लास्टिक की स्ट्रॉ नजर आती है, जिसके अंदर अलग अलग अनुपात में सीमन का जो है वो द्रव्यमान मौजूद होता है। अब उसका क्या अनुपात है, किस में कितनी होती है, वो अपन अगले विषय में चर्चा करेंगे। तो सीमन टैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, AI गन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सीमन स्ट्रॉ कैसी होती है, कितने प्रकार की स्ट्रॉ होती है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी जानकारी होना आपको बड़ा अनिवार्य है। फिर ये स्ट्रॉ का ही बारे में बताया मैंने, अलग अलग रंग में आती है, इनके ऊपर लिखा होता है किस नस्ल का वीर्य है, इसमें कहां पर ये बना हुआ है। जैसे कि हमारे राजस्थान में 2 सीमेंट सेंटर है, एक बस्सी में है और एक यहाँ जोधपुर में है, वो भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो वहां जहां ये बनते हैं, जिस तारीख को ये बनते हैं, किस नस्ल का है, इसके ऊपर उस नस्ल का नाम या क्या है, वो सारा का सारा उस पतली सी छोटी सी स्ट्रॉ पे मेंशन होता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले विषय में। और एक ये उपकरण है जिसको बोलते हैं AV, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बिना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान संभव नहीं है। इसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम योनि। ये उन जगहों पर होती है जहां पर वीर्य को संग्रहित किया जाता है। जैसे मैंने आपको 2 नाम बताए, बस्सी जयपुर और नारवा खींचियान जोधपुर के अंदर जो सीमन सेंटर है, वीर्य संग्रहण केंद्र है, वहां पर इस तरह के उपकरण होते हैं। ये अलग अलग टुकड़ों में है, लेकिन जब वीर्य को संग्रहित करना होता है तो इन सबको एक साथ जोड़कर एक उपकरण बनाया जाता है जिसको बोलते हैं AV, आर्टिफिशियल वजाइना, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम योनि। इसी के द्वारा नर पशु से वीर्य को संग्रहित किया जाता है, फिर आगे जितने भी लैब में उसको अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, फिर वो पैक होके आपके पास आता है और AI की जाती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही रोचक और बड़ा ही लंबा प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आज के विषय में हमने थोड़ा सा देखा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपको किन किन बातों की जानकारी होना अनिवार्य है। सबसे पहले मादा पशु के जनन तंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें मध्य से संबंधित क्या क्या लक्षण होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तीसरा, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जितने भी उपकरण हैं वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड, एक जो हम चौथा जो क्राइटेरिया हम इसमें इंक्लूड करेंगे वो ये कि इससे संबंधित कोई सरकारी योजना है, या जैसे कि मैंने आपको 2 केंद्रों के नाम बताए, या वर्तमान में कोई विशेष योजना जो कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है वो जो चल रही है, वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये सारा हिस्सा हम कवर करेंगे वीडियो के अगले भाग में। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।